जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप आप सभी का अपने YouTube चैनल लास्ट डेट जॉब में फिर से स्वागत करता हूं। और आज एक बार फिर हम सभी एक नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लाई गई है। यह वैकेंसी जो कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर के लिए आई हुई है। और इस वैकेंसी के प्रारंभ होने की जो तिथि है वह 12/9/2023 है, अर्थात 12 सितंबर से यह वैकेंसी शुरू हो रही है। इसके लिए आवेदन शुरू हो रहा है। साथ ही साथ इसके आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 3/10/2023 अर्थात 3 अक्टूबर 2023 है। इस वैकेंसी में फ़ीस जमा करने की जो आखिरी तिथि है वो 10 अक्टूबर है। और इसके बारे में अन्य चीज़ों के लिए हम देखते हैं कि इस वैकेंसी में कुल कितने पद हैं। तो अलग अलग विभागों में जो कनिष्ठ सहायक के पद होते हैं, जिनको जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, साथ ही साथ कनिष्ठ लिपिक जिनको जूनियर क्लर्क कहते हैं, और सहायक स्तर तृतीय एक कोई पद होता होगा, वो भी इन्हीं की तरह होता है। उसमें कुल मिला जुला कर 3768 वैकेंसियाँ हैं। साथ ही साथ जो कनिष्ठ सहायक होते हैं उसके कुल 63 विशेष पद हैं। और इस तरह से कुल 3831 पदों पर भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया। भारत के नागरिकों से कहने का मतलब है कि इस वैकेंसी को केवल यूपी के लोग न भर करके अन्य स्टेट के लोग भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, उसको हम लोग आगे देखते हैं। जिसमें सबसे प्रमुख शर्त क्या है कि इस वैकेंसी के लिए उसी अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या उन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा इस वैकेंसी का फॉर्म भरा जा सकता है जिन्होंने पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 को दिया हो और उसमें उनको स्कोर कार्ड प्राप्त हो, उनको नंबर प्राप्त होगा। उसी के आधार पर इसकी योग्यता निर्धारित की जाएगी तथा उन्हीं बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके इस वैकेंसी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बैठने दिया जाएगा। वेबसाइट कौन सी है जिससे फॉर्म भरा जाना है, तो वह वेबसाइट upSSC.gov.in है। उसके होम पेज पे जा करके आपको पूरे आवेदन की प्रक्रिया को एक बार पढ़ना है। आवेदन की प्रक्रिया मैं वैसे भी आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ, तो उस आवेदन की प्रक्रिया को आप देखेंगे। वहाँ पे जा करके जो भी अभ्यर्थी हैं एप्लीकेशन प्रोसेस को शुरू करेंगे। और एप्लीकेशन जो प्रोसेस आपका होगा वो दो तरीके से स्टार्ट होगा। पहला ये कि आपको आपके पेट जो एग्ज़ाम पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 जो आपने दिया हुआ है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। साथ ही साथ जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं, अपनी श्रेणी, ये सब कैटेगरी सेलेक्ट करके आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ओटीपी के माध्यम से, मतलब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, साथ ही साथ उस रजिस्ट्रेशन नंबर में जो मोबाइल होगा उस पर ओटीपी जाएगी और उसके माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। इस बारे में यह बताना भी आवश्यक है कि यह पूरी प्रक्रिया, फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया आप एक ही लॉगिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के उपरांत आपको कई सारी डिटेल, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी होने से संबंधित जो सूचनाएं हैं, श्रेणी है, आरक्षण है, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक, ये सारी चीज़ें अपने आप ही आपको दिखाई देने लगेगी। क्यों दिखाई देने लगेंगी? क्योंकि आपने पेट का फॉर्म भरा हुआ है, आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो वो डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। साथ ही साथ जो अनिवार्य अर्हताएँ हैं जिससे आपको ये एग्ज़ाम जिसके बेसिस पे देना हुआ है वह भी आपको शो होने लगेंगे। उसके संबंध में आपके पास जो भी योग्यताएं हैं उसके हिसाब से आप यस और नो कर सकते हैं। विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर आदि ये सारी चीज़ें अंकित की जानी हैं। ये सारी चीज़ें अंकित करने के बाद इंटर वेरिफिकेशन में जाएंगे। आप जो वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है उसको लिखेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। और अभ्यर्थी का आवेदन पत्र जो आपने किया हुआ है वह 11 अंकों के रजिस्ट्रेशन नंबर के सहित अन्य विवरणों के साथ आपके सामने दिखाई देने लगेगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें फ़ोटो और हस्ताक्षर वाले कॉलम पे जाएंगे। वहाँ पे जा कर के आप अपने फ़ोटो और हस्ताक्षर को जो कि पेट एग्ज़ाम के समय आपने अपलोड किया था वह दिखाई देगा। यदि उसमें किसी तरह का संशोधन नहीं करना है तो आप कंटिन्यू वाली बटन पे कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अन्य विवरण जो अधिमानी अर्हताएँ हैं जिनके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं, उन सब चीज़ों के विकल्प को भी यस नो करके चुन सकते हैं। आपके जो पत्राचार और स्थायी पते हैं वो भी प्रदर्शित होंगे। और उसके बाद से जो डिक्लेरेशन दे रखी होगी
जिसमें आप यह स्वीकार करेंगे कि आपके द्वारा दी गई सारी सूचनाएं सही हैं और आप उससे सहमत हैं। सेव और प्रोसीड करके आप फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर्म को आगे बढ़ाने के बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट में जाएंगे और फाइनल सबमिशन में जाएंगे। वहाँ पे जा कर के आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई के ई चालान के माध्यम से पेमेंट जमा कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट एक आती है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो प्रिंट आउट कर लीजिए और उसके बाद प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पे जा करके पेमेंट करने के बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट अपने पास सेव कर लेंगे, क्योंकि आगे की प्रक्रिया में उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, यदि शुल्क आपने जमा कर दिया है लेकिन वह ऑटोमेटिक एप्लीकेशन में आपके शो नहीं हो रहा है, तो आपको एप्लीकेंट सेगमेंट में जा करके अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। वहाँ पे जो भी आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिली है उसको डालना होता है, डेट डालना होता है, बैंक का नाम डालना होता है। वो सारी चीज़ों के माध्यम से आप उसको अपडेट करते हैं अपने ट्रांजेक्शन आईडी को डबल वेरिफिकेशन के माध्यम से, और इस तरह से आपका आवेदन, आपका जो पेमेंट होता है वह क्लियर दिखाई देने लगता है। और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जा करके अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर बता रहा है कि अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे। अंतिम तिथि कब है? 10 अक्टूबर शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है, लेकिन आवेदन करने की तिथि कब है? 3 अक्टूबर है। तो इस बात का आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे मित्रों। अब आवेदन शुल्क है कितना भाई? तो आवेदन शुल्क का ध्यान रखिए। आवेदन शुल्क सबके लिए 25 रुपये हैं। यहाँ पे आवेदन शुल्क 0 है, लेकिन फॉर्म को भरने की प्रक्रिया में जो शुल्क लगता है वो 25 रुपये है और वही शुल्क आपसे लिया जा रहा है। ठीक, यहाँ पे उन्होंने एक और बात बता रखी है कि मुख्य परीक्षा अर्थात अभी जो पहली परीक्षा होगी उसमें शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा अलग से उसके लिए फीस लिया जाएगी, तो उसकी बात अभी नहीं है। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना आपके लिए अनिवार्य है। अभ्यर्थी को अवलोकन के समीक्षा और परीक्षण के समय इस फॉर्म की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। ठीक, तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा है कि अभ्यर्थी ने यदि फॉर्म भरते समय हो सकता है उससे कोई गलती हो गई हो तो वह आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। ठीक, कब तक? 10 अक्टूबर तक ही यह संशोधन होगा। अब संशोधन में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? नाम में वर्तनी की गलती है तो सही हो जाएगी। पिता के या पति के नाम में वर्तनी की गलती है। पत्राचार के पता में यदि आपको चेंजिंग करना है, व्यक्तिगत विवरण में किसी तरह का परिवर्तन करता है, जाति की श्रेणी में चेंजिंग करना है, लिंग भी तरह के संशोधन को आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर कर दिया है। संशोधन की अंतिम तिथि 10/10/2023 है। आइए अब पदों के विवरण के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, राजस्व विभाग में कनिष्ठ सहायक के लिए पद हैं। कुल कितने पद हैं? 1150 पद हैं। ये देखिए, ये लेवल 3 में आते हैं ये लोग। और वेतन बैंड कितना है? 5200 से 20,200 का है। इसी तरह लेवल 3 में राजस्व विभाग में वैकेंसी है। जल और सिंचाई विभाग में लेवल 3 में सेम ग्रेड पे की ये सब वैकेंसियां हैं। लेवल 3 की ही अलग अलग विभागों में शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा अनुभाग में कनिष्ठ सहायक की है। एनसीसी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अलग अलग पदों की वैकेंसी है। शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में अलग एक वैकेंसी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद में एक वैकेंसी आ रखी है। और लगभग जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सब में किसी में जो सहायक स्तर तृतीय है उसमें वो लेवल 2 की जॉब है, लेकिन जो कनिष्ठ सहायक है वो लेवल 3 की जॉब है। और इस तरह से वैकेंसियाँ अलग अलग विभागों में आपके सामने दिख रहा होगा, दिखाई दे रही हैं। सर्वे कमिश्नर है, सर्वे कमिश्नर वफ है, परिवार कल्याण विभाग है, कहीं 2 पद, कहीं 3 पद, कहीं 4 पद, ऐसे अलग अलग वैकेंसियाँ राष्ट्रीय टंडन विश्वविद्यालय में कनिष्ठ सहायक की पद हैं। इसी तरह आपके उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध मद्य निषेध विभाग निदेशालय कुटीर विभाग, कई सारी वैकेंसियाँ दी हुई हैं। और इन वैकेंसियों में कुल कितने पद हैं? 3831 पद दिए हुए हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आरक्षण दिए हुए हैं कि अलग अलग जो लोकोमोटिव रूप से वो डिसेबल्ड हैं, बधिर हैं, श्रवण बधिर हैं या दृष्टि बधिर हैं, तो उनके लिए कितना आरक्षण किन पदों पे दिया हुआ उसके बारे में बता रहा है। आइए
नीचे आते हैं, अर्हताएँ देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहली अर्हता इसमें जो कही जा रही है वह यह है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा और सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता, मतलब आपके पास इंटर या उसके समकक्ष योग्यताएं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हिंदी और अंग्रेजी टंकण में आपके 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट, अर्थात हिंदी में आपके पास क्या होना चाहिए 25 शब्द और इंग्लिश में कितने होने चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट की योग्यता होनी चाहिए, टाइपिंग की गति आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास CCC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अधिमानी अर्हताओं में क्या मांगा रहा है तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा। अधिमानी अर्हताओं में आपने प्रादेशिक सेना से न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की कोई सेवा की हो, साथ ही साथ आपके पास NCC का भी प्रमाण पत्र है तो आपको वरीयता दी जाएगी। इस फॉर्म को भरने की आयु क्या होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष होना चाहिए और 1 जुलाई को अर्थात 1 जुलाई 2023 को आपकी एज 18 वर्ष से अधिक हो रही हो और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हम यह देखें कि परीक्षा में क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगी, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्लियर हो लेते हैं। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा 1 पाली की होगी। कुल कितने प्रश्न होंगे 100। समय कितना होगा 2 घंटा। वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। माइनस मार्किंग होगी 1/4। अब क्या क्या परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो हिंदी, परिज्ञान और लेखन योग्यता, कुल प्रश्नों की संख्या 30 होगी। सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसको रीजनिंग कहते हैं उसमें प्रश्नों की संख्या 15 होगी। सामान्य जानकारी जो जनरल नॉलेज के हैं उसके प्रश्नों की संख्या 20 होगी। कंप्यूटर से संबंधित चीज़ों के 15 प्रश्न होंगे और उत्तर प्रदेश राज्य विशेष जो होता है वो 20 प्रश्न होंगे। तो इस तरह कुल कितने प्रश्न हो गए 100 हो गए। अब देखिए हिंदी में क्या पूछेगा आपसे, इंटरमीडिएट तक के स्तर का पूछेगा, आपकी समझ और लेखन की योग्यता का इसमें परीक्षण किया जाएगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग में क्या पूछेगा, उन देशों को आप समझ रहे हैं कि नहीं, संबंधों के जो प्रश्न होते हैं, समानताओं के जो प्रश्न होते हैं, संगतताओं का पता लगाइए, निष्कर्ष निकालने संबंधी, बौद्धिक क्रियाओं से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसको आप देख सकते हैं। सामान्य जानकारी जो जनरल नॉलेज है उसमें क्या पूछा गया भाई, तो ध्यान दीजिए समसामयिक घटनाओं के बारे में, प्रतिदिन जो डेली चीज़ें होती हैं उसके बारे में, ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों के बारे में पूछ सकता है, विशेषकर भारत से संबंधित और वैज्ञानिक पहलुओं पर अर्थात विज्ञान से कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कंप्यूटर में कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। परिचय, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, इन सब चीज़ों के बारे में आप ध्यान देंगे और इसको पढ़ के जाएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बारे में सारी चीज़ें जो इसके नृत्य हैं, साहित्य हैं, भौतिक भाषाएँ हैं, विरासत हैं, वन्य जीव हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन, इन सब चीज़ों को आप क्या करिएगा पढ़ लीजिएगा। 15 गुना अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम के मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी नहीं हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है उसमें जो जन्मतिथि अंकित है वही मान्य मानी जाएगी, इसके अलावा कोई और जन्मतिथि मान्य नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, फॉर्म कौन कौन से लोग भर सकते हैं, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपको परीक्षा में किस तरह के अंक पाए जाएंगे। तो अब आप इस फॉर्म को भरिए, यदि भरने के योग्य हैं तो इस फॉर्म को भरिए, उसकी तैयारी में लग जाइए। अगले वीडियो के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।